हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कीड़ा। आज हम लोग बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया एक लंग्स का डिसीज़ है जो कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ बड़ों में भी इसका केस देखने को मिलता है। जनरली जो निमोनिया होता है वो निमोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है, लेकिन इसके बहुत सारे कारण और रिस्क फैक्टर और भी हैं। तो चलिए फर्दर ऑन इसके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है कि निमोनिया इज द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमल सेल जनरली कॉज्ड बाय निमोकोकाई बैक्टीरिया। मतलब जो निमोनिया है वो किस वजह से कॉज होता है? आपके निमोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से, जो किसको अफेक्ट करता है? पैरेन्काइमल सेल को। किसको अफेक्ट करता है? पैरेन्काइमल सेल को। पैरेन्काइमल सेल क्या होता है? पैरेन्काइमल सेल जनरली हमारे लंग्स में, नर्वस सिस्टम में और किडनी में पाया जाता है। जो क्या कर सकता है? पैरेन्काइमल सेल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सकता है। अगर उसमें नुकसान पहुंचता है या उसको पैरेन्काइमल सेल को कुछ डैमेज होता है तो ये अपने आप में रीजनरेशन करके फिर से अपने आप को बना सकता है। ऐसा प्रॉपर्टी पैरेन्काइमल सेल में पाया जाता है। शायद इसी वजह से ये क्या होता है, हमारे लंग्स के सबसे अपर लेयर पे प्रेजेंट होता है। तो जो निमोनिया होता है वो निमोनिया किसको अफेक्ट करता है? पैरेन्काइमल सेल को, लंग्स के अफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम एयर सेक इन वन आर बोथ लंग्स। यानी कि क्या कह रहा है कि ऐसा इन्फेक्शन जो क्या कर दे, इन्फ्लामेशन कॉज कर सके एयर सेक में। कहाँ पर? या तो वन साइड ऑफ लंग्स में या दोनों साइड में। आप जानते हैं कि लंग्स के दो लोब होते हैं, तो या तो एक साइड में कॉज कर सकता है या दोनों साइड में कॉज कर सकता है। विच में फिल विथ फ्लूइड, मतलब जो क्या हो सके, फ्लूइड से फिल हो सके। अब जाहिर सी बात है कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर फ्लूइड से फिल होगा ही, वो जो एयर सेक है वो। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि निमोनिया क्या है? एक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज करने वाला डिसीज है जिसमें जो पैरेन्काइमल सेल होता है वो जनरली अफेक्ट होता है, और ये निमोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। दूसरा डेफिनेशन क्या कर रहा था कि ऐसा इन्फेक्शन जो अपना एयर सेक या एल्वोलाई है उसको अफेक्ट कर दे, या तो वो एक ही सेल का, लंग्स का एक ही पार्ट हो या उसके दोनों पार्ट्स को, जो कि क्या कर सकता है, जिसमें क्या हो, फ्लूइड भरा रहे, उसको क्या बोलते हैं? निमोनिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। वैसे तो जो निमोनिया है उसका मेन कॉजेस क्या है? निमोकोकल बैक्टीरिया है, लेकिन निमोनिया और भी वजह से होता है। तो जिसमें से पहला क्या है? वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया का कारण क्या हो सकता है? एडिनो वायरस हो सकता है। उसी तरह बैक्टीरियल निमोनिया किसकी वजह से कॉज हो सकता है? निमोकोकल बैक्टीरिया के वजह से, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से, इश्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया की वजह से। उसी तरह फंगल निमोनिया भी कॉज हो सकता है, किसके वजह से? हिस्टोप्लाज्मोसिस और कोकिडोमाइकोसिस। और जो अपन लोग नेज़ल ड्रॉप यूज़ करते हैं, नेज़ल ड्रॉप के वजह से भी निमोनिया कॉज हो सकता है। नेज़ल ड्रॉप जो हम लोग अपने नाक में डालते हैं तो वो जो ड्रॉप वो धीरे से अपने एयर सेक में जा सकता है, और जिस वजह से निमोनिया कॉज हो सकता है, जो अपने पैरेन्काइमल सेल को इरिटेट करके निमोनिया कॉज कर सकता है। साथ ही साथ क्या है? केरोसिन पॉइजनिंग की वजह से भी निमोनिया कॉज हो सकता है। केरोसिन पॉइजनिंग कहने का मतलब क्या है? केरोसिन का मतलब क्या होता है? मिट्टी तेल। मिट्टी तेल की अगर पॉइजनिंग हो रही है उस वजह से भी क्या हो सकता है? निमोनिया अपने को कॉज हो सकता है। आप ये इमेज देखिए, ये वायरस एडिनो वायरस का इमेज है, साथ ही साथ ये स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियाई का इमेज है, और ये फंगस का इमेज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर की, मतलब और भी कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो निमोनिया को कॉज होने के लिए बढ़ावा देते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग आप जानते हैं कि जो जितने भी हमारे रिस्पायरेटरी डिसीज हैं उन सब का कारण स्मोकिंग बन सकता है। ठीक है, तो पहला कारण क्या है? स्मोकिंग। फिर दूसरा कारण क्या है? अल्कोहल। पहला क्या? स्मोकिंग, दूसरा अल्कोहल। ये भी क्या कर सकता है? निमोनिया कॉज करने में एक मेजर रिस्क फैक्टर का रोल निभा सकता है। फिर क्या है? माल न्यूट्रिशन। अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर हमारे बॉडी में अटैक करता है तो उस समय हमारा बॉडी
की कैपेबिलिटी उतनी नहीं रहेगी कि उससे फाइट कर सके, जिस वजह से अपने को निमोनिया कॉज हो सकता है। इसलिए जो इसका नेक्स्ट कारण है वो क्या है, माल न्यूट्रिशन है। साथ ही साथ क्या है, वीक इम्यून सिस्टम। अगर हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, जिस वजह से क्या हो सकता है कि अगर कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पे अटैक कर रहा है तो हमारा बॉडी उतना प्रॉपर वे में और इफेक्टिव वे में रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, जिस वजह से इन्फेक्शन कॉज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्या है, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट भी एक मेन कॉजेस है या मेन रिस्क फैक्टर है, जिस वजह से क्या हो सकता है, निमोनिया कॉज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रोंकाइटिस। ऐसे फैमिली हिस्ट्री जिनके फैमिली में पाया गया है कि ब्रोंकाइटिस के केसेस देखने को मिले हैं, उनको भी निमोनिया के कॉज देखने को मिल सकते हैं। फिर नेक्स्ट कारण क्या है, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन भी एक मेजर रिस्क फैक्टर प्ले करता है निमोनिया के केसेस में, कि अगर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो निमोनिया अपने को ईजिली हो सकता है। साथ में क्या है, न्यूट्रोपेनिया। अगर न्यूट्रियोफिल की कमी है हमारे बॉडी में, न्यूट्रोफिल क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। न्यूट्रोफिल जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। तो अगर न्यूट्रोपेनिया है यानी न्यूट्रोफिल्स की कमी है, जिस वजह से भी क्या हो सकता है, अपने को निमोनिया कॉज होने का चांसेस रहता है। ठीक, अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि पैथोफिजियोलॉजी में जो निमोनिया डिसीज है वो कॉज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, इनोक्यूबेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट। मतलब जो भी पॉजिटिव एजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, वो क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में इनोक्यूबेट कर रहा है, यानी कि हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल लंग्स मैकेनिज्म इज ओवरवेल्म। जो अपना नॉर्मल लंग्स का मैकेनिज्म है या लंग्स का मैकेनिज्म क्या है कि जो एयर है, जो एयर में ऑक्सीजनेटेड एयर है वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकलेगा। तो ये जो इसका नॉर्मल लंग्स का मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि इन्फ्लामेशन रिएक्शन अकर इन एल्वोलाई। इसके वजह से क्या होगा कि जब भी हमारा जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जब लंग्स में इंटर कर गया तो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। अब इन्फ्लामेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इन्फ्लामेशन के साइन होते हैं फीवर, कफ और आपका पेन, ये सारे साइन अपने को देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा, फीवर, कफ और फॉर्मेशन ऑफ एक्जुगेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर आगे क्या होगा, देखिए इतना होने के बाद फिर क्या होगा, इन्हेंसमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ओवर फिलिंग ऑफ एल्वोलाई। इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर किया है वो क्या होगा कि अब अपना ग्रोथ दिखाना चालू करेगा। और ग्रोथ दिखाने के साथ साथ अब जब इन्फ्लामेशन का प्रोसेस भी साथ में हो रहा है तो जो हमारा एल्वोलाई है वो क्या हो जाएगा, ओवरफिल हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक, एल्वोलाई अंडर वेंटिलेटेड एंड सम कोलैप्स्ड। अब जब वहाँ जो फ्लूइड है वो वहाँ एल्वोलाई में भर गया, जिस वजह से क्या हो जाएगा कि अंडर वेंटिलेटेड, यानी वहाँ से हमारा जो हवा है या जो एयर है वो इजीली पास नहीं हो पाएगा और कुछ एल्वोलाई क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स कहने का मतलब क्या है समझिए, जैसे सपोज करिए कि ये मेरा एक एल्वोलाई है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एयर जो फ्लूइड है वो फिल हो गया है। ठीक है, अब अगर फ्लूइड अगर फिल हो गया है, फ्लूइड फिल हो गया है तो क्या होगा कि अगर मैं मान लीजिए इधर से मेरा एयर जा रहा है, ठीक है, एयर जा रहा है तो ये इजीली पास आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इजीली जब ये पास आउट नहीं हो पाएगा तो ये जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर डिस्टर्ब होगा। अब साथ में क्या हुआ कि देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, एयर इसमें जो फ्लूइड है वो इन्फ्लामेशन की वजह से फील हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि ये पूरी तरह से जो हमारा एल्वोलाई है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से हट के ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्या होगा, कोलैप्स। कोलैप्स कैसे कहने का मतलब है कि कुछ इस शेप में ये कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो पहले उसका साइज था वो साइज इसमें से खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है समझिए कि जैसे कि मेरे पास अगर एक गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारे में अगर मैं हवा डालता हूं तो वो हवा अच्छे से मतलब उस गुब्बारे में क्या होता है, एंटर होता है और वो गुब्बारा फूल जाता है। लेकिन अगर वहीं पर मैं पानी डाल दूं तो क्या होगा, गुब्बारा हल्का सा क्या हो जाएगा, झूल जाएगा और
पानी डालने के बाद क्या हो जाएगा कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल दे रहा हूँ तो वो पिचक जाएगा, ठीक है। वो तो उसी पिचकने का प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं अपन लोग, कोलैप्स बोल रहे हैं। इसके बाद क्या होगा कि जब अपना जो अंडर वेंटिलेटेड हो जाएगा एल्वोलाई, और कुछ एल्वोलाई कोलैप्स हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा कि अपने को गैस एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या हो गया, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज, ठीक। अब जब गैस एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होगी तो दैट मीन्स कि हमारे बॉडी में क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी, क्योंकि जो भी हमारा जो ऑक्सीजन है वो गैस एक्सचेंज होकर लंग्स से बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो अब अपना गैस एक्सचेंज अगर हो नहीं पा रहा है तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जिस वजह से क्या होगा कि साइनोसिस कॉज होने लगेगा पूरे बॉडी में, ठीक है। जब साइनोसिस कॉज होगा तो साइनोसिस कॉज होने की वजह से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये निमोनिया कॉज हो गया है, ठीक। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं पैथोफिजियोलॉजी को। सबसे पहले क्या हो रहा है कि इनोक्यूबेशन हो रहा है कॉजेटिव एजेंट का, उसके बाद जो नॉर्मल लंग्स का मैकेनिज्म है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके वजह नॉर्मल लंग्स मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो रहा है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, वहाँ इन्फ्लामेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जा रहा है। इन्फ्लामेशन के प्रोसेस के स्टार्ट होने की वजह से अपने को जो इन्फ्लामेशन के जो साइन सिम्टम हैं, जैसे कि फीवर हो गया, कफ हो गया, और चेस्ट टाइटनेस हो गया, और आपका जो भी 5 रेबर, केलर, डॉलर, ये जो इन्फ्लामेशन के साइन होते हैं, ये सारे अपने को दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके वजह से क्या हो जाएगा कि जो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ धीरे धीरे होने लगा है, इस वजह से क्या होगा कि ओवर फिलिंग हो जाएगा किसका, एल्वोलाई का। एल्वोलाई के ओवर फिलिंग होने से क्या हो जाएगा कि एल्वोलाई अंडर वेंटिलेटेड हो जाएगा। दैट मीन्स कि वहाँ से जो अपना एयर है वो इजीली पास आउट नहीं हो पाएगा, और कुछ एल्वोलाई साथ में क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि जिस वजह से इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि गैस का अच्छे से एक्सचेंज हमारे बॉडी और लंग्स के बीच में नहीं हो पाएगा, और जिस वजह से क्या होगा कि साइनोसिस कॉज हो जाएगा। साइनोसिस कॉज होने की वजह से क्या हो जाएगा, अपने को निमोनिया कॉज हो जाएगा। समझ गए। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन सिम्टम की, कि अगर अपने को निमोनिया होता है तो ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम हैं जो अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए साइन सिम्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहला साइन अपने को क्या देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा। फीवर देखने को क्यों मिलेगा, क्योंकि हम अपने पास क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इस वजह से अपने को क्या देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा, कफ। कफ क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जब वो हमारा जो एल्वोलाई है वो ओवर फिलिंग हो रहा है, किससे, फ्लूइड से। किस वजह से, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस की वजह से वहां पर क्या हो रहे हैं, पस का कलेक्शन हो रहा है, जिस वजह से क्या अपने को कफ देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, वीजिंग साउंड देखने को मिलेगा। वीजिंग साउंड कहने का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति सांस लेगा तो सीटी जैसा आवाज आएगा, कि जैसे कोई सीटी मार रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वीजिंग साउंड हो गया। इसके बाद क्या है, डलनेस विथ परकशन, यानी कि जो बंदा होगा वो डल डल दिखाई देगा। फिर इसके बाद क्या होगा, चेस्ट पेन। अब जाहिर सी बात है कि अगर जो हमारे लंग्स है उसमें क्या हो रहा है कि जो फ्लूइड है वो फिल हो रहा है, पस का कलेक्शन हो रहा है, जिस वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। चेस्ट टाइटनेस भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा, डिस्पेनिया देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। साइनोसिस क्यों देखने को मिला, साइनोसिस इसलिए देखने को मिला कि हमारे जो बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। साथ में साथ क्या देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, नाउजिया और वोमिटिंग देखने को मिलेगा। तो ये तो थे हमारे साइन सिम्टम की। अब बात करते हैं अपन लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अपने को क्या देखने को मिल सकता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहने का क्या मतलब है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अपन लोग क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं अगर किसी को निमोनिया के केसेस आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में उनसे क्या पूछना है कि क्या आपको ऐसा प्रॉब्लम कभी पहले देखने को मिला था, या आपके फैमिली में किसी को लंग्स से डिसीज कोई प्रॉब्लम था, क्या किसी को निमोनिया तो नहीं हुआ है, क्या किसी को पहले ब्रोंकाइटिस तो नहीं हुआ था आपके फैमिली में। ये सब किस में पूछा जाएगा, हिस्ट्री कलेक्शन में, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका पूरे हेड टू टॉय एग्जामिनेशन करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे कि क्या इसको कोई इरिटेबिलिटी तो नहीं है, क्या इसके चेस्ट में पेन तो नहीं है, क्या इसका चेस्ट टाइटनेस तो नहीं है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या चेक करेंगे कि क्या कितना ऑक्सीजन वो कितना एयर वो अपने बॉडी में इनहेल कर रहा है और कितना एक्सहेल कर रहा है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मैं पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया हूँ, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो पिछला वीडियो अस्थमा वाला देख लीजिएगा, उसमें
पूरा मैं डिटेल में बताया हूँ कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कैसे किया जाता है और क्या होता है। इसके बाद क्या है, थ्रॉट कल्चर है। उसमें क्या करेंगे कि थ्रॉट से कल्चर लेंगे, थोड़ा सा स्वैब से जो भी सैंपल है उसको लेंगे और उसको लैब में अपन लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्पूटम टेस्ट कर सकते हैं, एबीजी स्टडीज कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, अपन लोग एमआरआई कर सकते हैं। देखिए चेस्ट मशीन कुछ इस टाइप है, चेस्ट एक्सरे का मशीन जो अपना जो एक्सरे मशीन है कुछ इस टाइप का दिखाई देता है और सीटी स्कैन का मशीन कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, साथ में साथ क्या कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है, ब्रोंकोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स होता है, जिसमें क्या करते हैं, पाइप के थ्रू एक छोटा सा कैमरा अपने ब्रोंकियोल्स में इंसर्ट करते हैं, जिससे हमको पूरे जो लंग्स के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है वो दिखाई देने लगता है और कोई एबनॉर्मलिटी है उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, थोरोस्कोपी कर सकते हैं। थोरोस्कोपी यानी कि जो अपना एग्जामिनेशन ऑफ द थोरेक्स है, यानी कि जो अपना थोरेक्स कैविटी है उसका एग्जामिनेशन करते हैं। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, अपन लोग लंग्स बायोप्सी कर सकते हैं। लंग्स बायोप्सी में क्या करेंगे कि लंग्स का छोटा सा पार्ट लेंगे और उसको कट आउट करके हम लैब में उसका एग्जामिनेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस का अटैक तो नहीं हुआ है। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, प्लूरल बायोप्सी भी अपन लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करूं तो अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अपन लोग कर लिए, यानी जो डिसीज है उसको डायग्नोसिस भी कर लिए। तो अब बात करता हूं मैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे ताकि जो भी बॉडी का जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके, क्योंकि जो पर्सन है वो साइनोसिस के कंडीशन से गुजर रहा है। यानी साइनोसिस करने का क्या मतलब है कि वो उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने से क्या होगा कि उसके बॉडी का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं, अपन लोग एंटीबायोटिक थेरेपी चला सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी से क्या होगा कि जो हमारे जो बैक्टीरिया या जो वायरस हैं वो सब जो बैक्टीरिया है वो क्या होंगे कि किल आउट होंगे। जैसे एंटीबायोटिक के एग्जांपल लूँ तो एजिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन, ये दो ड्रग्स हैं, इनको रिस्पायरेटरी सिस्टम के डिसीज में का मतलब ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। तो अपन लोग क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी उसको दे दिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग अपन लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग क्यों प्रोवाइड करेंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जो भी अपना इन्फ्लामेशन अपने लंग्स के पेरेन्काइमल सेल में हुआ है तो उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स को प्रोवाइड करेंगे। साथ में साथ क्या कर सकते हैं, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, पैरासीटामॉल है। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो पेन है या जो दर्द है उसको रिड्यूस करने में अपने को हेल्प करेगा। अब जब बंदा क्या होगा कि डिसीज से सफर कर रहा है तो उसका जो न्यूट्रिशन पैटर्न है वो क्या होगा, डिसबैलेंस होगा। डिसबैलेंस होने की वजह से क्या हो सकता है कि उसके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसीलिए उसके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, हाइड्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। हाइड्रेशन थेरेपी में अपन लोग आरएल दे सकते हैं, डीएनएस दे सकते हैं पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। ठीक है, साथ ही साथ उसको क्या करेंगे, वार्म मॉइस्ट इनहेलेशन करवाएंगे। वार्म मॉइस्ट इनहेलेशन करवाने से जो बंदा है वो क्या करेगा कि थोड़ा रिलैक्स फील करेगा और जो उसका जो एयर सेक है वो इन्फ्लाम हुए हैं वो थोड़े से रिड्यूस होंगे, जिससे उसको सांस लेने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा निमोनिया। इस तरह से हमारा जो निमोनिया डिसीज है ये भी आज खत्म हो गया। तो आई होप गाइस आप सबको समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए कि आपको बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।